बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। आई होप आप लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे क्लास 10th की वीडियोस के लिए। तो यार मतलब बहुत टाइम वेट करना पड़ा आप लोगों को, मानते हैं, लेकिन आखिरकार ये वीडियो आने वाली है क्लास 10th के बच्चों के लिए और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये होने वाली है, बहुत ही बेनिफिशियल। बेसिकली मैंने जो काम किया है छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा काम कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। फर्स्ट टाइम क्लास 10th को मैं दे रहा हूँ और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी और इस वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिला। ठीक, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे आज 10th क्लास का पहला चैप्टर। और उसमें सबसे पहला पॉइंट मेरा होने वाला है केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन को मैं सबसे पहले डील करूंगा और केमिकल रिएक्शन होती क्या है, तो इसके बारे में जरा सा कुछ पॉइंट जान लेते हैं। पहला पॉइंट, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? सो नाउ इट इज अ प्रोसेस in which one or more than one substances formed one or more than one new substances। क्या मतलब हुआ? ये एक ऐसी प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस क्या करते हैं, एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में हम अपने ही एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेते हैं, एक्टिविटी नंबर 1। सो मैग्नीशियम रिबन, दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम रिबन। सो मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड्स बनते हैं। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड्स को जरा ध्यान से देखो, ये अपने पास क्या है, एक सब्सटेंस है पूरा। ये कितना सब्सटेंस है? 1। और कितने सब्सटेंस ने मिलकर बनाया इसको? 2, एक Mg और एक O2। ये 2 सब्सटेंस थे, इन्होंने दोनों ने आपस में मिलकर क्या बनाया, एक MgO बनाया। तो ये एक सब्सटेंस अलग हो गया, ये सब्सटेंस अलग हो गया। ये जो आपको सब्सटेंस दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, दिस आर कॉल्ड द रिएक्टेंट। और ये जो इधर बना, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। इसको हम लोग प्रोडक्ट बोल देते हैं और आगे अपने पास रिएक्टेंट हो गया, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। इतनी बातें क्लियर होगी बच्चे? हमने क्या बोला कि जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट तो हमने नहीं लिखा उसमें, डायरेक्ट फॉर्म लिख दिया है, डजंट मैटर। तो जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस जब आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, तो 2 या 2 से एक या एक से अधिक नए सब्सटेंस बनते हैं। देखो एक बात का याद रखना कि यहां पर मैं 2 सब्सटेंस ले रहा हूं तो यहां पर एक बन रहा है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। रिएक्टेंट मिनिमम एक होना चाहिए, प्रोडक्ट मिनिमम एक बनना चाहिए। एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, मोर देन 1 कितना भी हो सकता है, मिनिमम एक तो सब्सटेंस होना ही चाहिए, इस साइड भी और इस साइड भी, रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड भी। क्लियर हो गया? अभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में और बात करेंगे कि होते क्या है। दूसरा पॉइंट, दूसरा केमिकल रिएक्शन से एक और पॉइंट याद रखना है, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय एनी फिजिकल मेथड। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय एनी फिजिकल मेथड। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो केमिकल रिएक्शन को हम किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू वापस नहीं ला सकते। वापस नहीं ला सकते मतलब क्या हुआ कि आपने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई और क्या बना, रिएक्शन करके बन गया MgO। तो इस MgO को आप फिर से ये दोनों में कन्वर्ट नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल मेथड। किसी भी फिजिकल मेथड से मैं MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है।
अब फिजिकल मेथड कौन कौन सी हमने पढ़ी थी? हमने इवेपोरेशन पढ़ा था, हमने फिल्ट्रेशन पढ़ा था, हमने क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा था, हमने डिस्टिलेशन पढ़ा था, हमने सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ा था क्लास 9th में, याद करो जरा सा, आपने पढ़े होंगे। तो वो सारी फिजिकल मेथड है। फिजिकल मेथड से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक है, हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, यानी कि हम लोग ना फिल्ट्रेशन से, ना हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन से, ना हम लोग डिस्टिलेशन से, ना हम लोग वेपराइजेशन से, ना हम लोग क्रिस्टलाइजेशन से, किसी भी फिजिकल मेथड से इस केमिकल रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। ये दो सबसे मेन पॉइंट है केमिकल रिएक्शंस के। राइट नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज मिक्सचर। मतलब दोनों में डिफरेंस, मैं क्यों बता रहा हूं दोनों में डिफरेंस? दोनों में डिफरेंस बताने का एक रीजन है। देखो, बच्चे बोलते हैं कि सर जब हम एक मैटर को, अब मैटर को मैं सब्सटेंस भी लिख सकता हूं, मैटर भी लिख सकता हूं, ठीक है? तो एक सब्सटेंस बोलो या मैटर बोल लो, एक मैटर को दूसरे मैटर से, अब मैं इन दोनों को ही सब्सटेंस बोल लूं या मैटर बोल लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है? अब मैं सब्सटेंस लिखूं या मैटर लिखूं, कोई मतलब नहीं है उससे, अपने को सेम चीज है। तो एक नया मैटर बनेगा। जब मैं दो मैटर को मिलाऊंगा, दो मैटर आपस में मिलेंगे तो एक नया मैटर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो इसको तो सर आपने, मतलब मैंने नहीं कहा था, आपके टीचर्स बोलते होंगे ऐसे, 9th क्लास के अंदर इसको तो मिक्सचर पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? मिक्सचर पढ़ा था। बिल्कुल पढ़ा होगा आपने मिक्सचर, कि जब दो चीजें मिलती हैं तो एक तीसरी चीज बनती है, वो मिक्सचर कहलाती है। जब दो चीजें मिलती हैं तो एक तीसरी चीज बनती है, उसको हम बोल देते हैं मिक्सचर, बोल देते हैं। तो क्यों बोलते हैं भाई उसको मिक्सचर? और उसी को हम लोग रिएक्शन भी बोल दे रहे हैं। उसी को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? रिएक्शन भी बोल दे रहे हैं। मतलब जब दो चीजें मिल रही हैं तो उसी को हमने रिएक्शन बोल दिया, उसी को हमने मिक्सचर बोल दिया। केमिकल रिएक्शन और मिक्सचर हम सेम चीज पढ़ रहे हैं, मतलब कोई अलग नहीं बोल रहे हैं हम उसको। बच्चा कंफ्यूज कर रहा है कि सर इनको हम मिक्सचर बोले या फिर रिएक्शन बोले, केमिकल रिएक्शन बोले। ध्यान से देखो, सही बात है, मिक्सचर भी इसको हम बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है तो आप लोगों को पता है। लेकिन मिक्सचर में एक छोटा सा डिफरेंस होता है बच्चों। जैसे मैं अगर एक ग्लूकोज ले लूं, सो ग्लूकोज प्लस वाटर का एक मिक्सचर ले लें, ग्लूकोज को पानी में डाल दूं, ग्लूकोज होता है बच्चे C6H12O6, ठीक है? अब पानी ले लो, पानी में आपने क्या किया? ग्लूकोज को डाल दिया। सो मैंने पानी ले लिया और इसमें मैंने ग्लूकोज डाल दिया C6H12O6, राइट नाउ, ओके? सो यहां पर पानी के अंदर आपको कुछ ग्लूकोज के पार्टिकल्स मिलेंगे, कुछ पानी के पार्टिकल्स मिलेंगे। यानी पानी के अंदर, इस वेसल के अंदर, इस बर्तन के अंदर आपको दोनों पार्टिकल मिलेंगे। आपको पानी के भी मिलेंगे, आपको ग्लूकोज के भी मिलेंगे। मतलब जब ग्लूकोज को हम पानी के अंदर डालते हैं तो ग्लूकोज का जो पार्टिकल होता है ना, वो एज इट इज ऐसे ही पानी के अंदर पड़ा रहता है। वो पानी के मॉलिक्यूल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, पानी के मॉलिक्यूल के साथ वो कोई चेंज नहीं दिखाता, कोई केमिकल चेंज नहीं होता है वहां पे। मतलब आपको ग्लूकोज का पार्टिकल जैसा दिखाई देता है ना, वो वैसा ही पानी के अंदर मिलेगा आपको, उसमें कोई केमिकल चेंज दिखाई नहीं देता अपने को पानी में डालने के बाद। बात क्लियर होगी इतनी सी? ठीक, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्सचर क्या है भाई? मिक्सचर क्या है? इट इज, या इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब सर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? भाई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो होते हैं जो किसी भी चीज को बनाने के लिए अपना योगदान देते हैं, या किसी चीज को बनाने के लिए जो पार्टिसिपेट करते हैं ना, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। मतलब ऐसे समझो, जैसे मुझे एक दीवार बनानी है, तो दीवार बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? ब्रिक्स चाहिए, ईंट चाहिए। तो किन से बनेगी दीवार? दीवार किस चीज से बनेगी? वॉल किस चीज से खड़ी होगी? भाई एक ब्रिक से खड़ी होगी। तो ब्रिक क्या होगी? उसकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गई। तो यहां जो बन रहा है ग्लूकोज और पानी का जो एक सॉल्यूशन बन रहा है, उसमें कौन है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? ग्लूकोज और वाटर के मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज और वाटर के मॉलिक्यूल क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज और वाटर का पानी का एक मिक्सचर बना रहे हैं, एक मिक्सचर बन रहा है ना यहाँ पे। तो इस मिक्सचर को कौन बना रहा है? इस मिक्सचर को बना रहे हैं ग्लूकोज और वाटर के मॉलिक्यूल। तो ये दोनों क्या हो गए? इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए, ठीक है? तो इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डजंट undergoes any chemical change। मतलब कि मिक्सचर वो है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केमिकल चेंज में नहीं जाते।
वो केमिकल चेंज में नहीं जाते। ठीक हो गया। तो मतलब होता क्या है सर, भाई केमिकल चेंज में नहीं जाते हैं, वो रिएक्शन, वहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, वो वाटर के अंदर उसके ग्लूकोज के पार्टिकल्स बिल्कुल एज इट इज आपको पड़े हुए दिखाई देंगे। और इसको हम सेपरेट कर सकते हैं आराम से फिजिकल मेथड से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो सॉलिड होता है। ग्लूकोज कैसा होता है, सॉलिड होता है, और वाटर कैसा होता है, लिक्विड होता है। तो सॉलिड लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन यूज करते हैं। तो इसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट भी कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ सर मिक्सचर तो समझ में आ गया, अब केमिकल रिएक्शन समझाओ। सो केमिकल, इसको हम केमिकल रिएक्शन भी बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन भी इसी को हम बोलते हैं। अब इसको केमिकल रिएक्शन क्यों बोलते हैं, ये समझने वाली बात है, समझो इस बात को। केमिकल रिएक्शन भी क्यों बोला हमने इसी को, केमिकल रिएक्शन इसलिए बोला, जैसे हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ले लिया, तो यहां पर क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बोलो ये भी दो सब्सटेंस है, ये भी दो क्या है, सब्सटेंस है। अब सब्सटेंस बोलो, मैटर बोल लो यार, मैटर ही बोल देते हैं चलो, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे। तो ये भी दो मैटर है, दो मैटर है ना। तो ये एक नया मैटर बना, यानी कि न्यू सब्सटेंस बन गया, बना न्यू सब्सटेंस, मतलब कि एक नया मैटर बन गया। जब दो मैटर मिले तो एक नया मैटर बन गया, तो इसको हमने केमिकल रिएक्शन बोल दिया। लेकिन यहां इसको हमने, देखो ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इसको मिक्सचर भी बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपको कंपोनेंट्स क्या दिए हुए हैं। कंपोनेंट्स इन द सेंस कि आपको मैटर दिया क्या है। आपको मैटर ग्लूकोज और वाटर दिया है तो वो मिक्सचर है। अगर आपको मैटर मैग्नीशियम रिबन और आपको ऑक्सीजन दिया हुआ है तो वो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, कैसे है केमिकल रिएक्शन, ध्यान से देखो। इस मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2,8,2 लिखते हैं ना। ये कौन सी शेल होती है बच्चे, ये होती है L, सॉरी ये होती है K शेल, और ये कौन सी होती है L, और ये होती है M। ठीक है, और ऑक्सीजन को क्या लिखेंगे 2,6। पहले वाली शेल कौन सी होगी K, दूसरी वाली कौन सी होगी L। सो यहां K L M, यहां K और L। बात क्लियर हो गई। अब एक हमेशा बात याद रखना, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, उसको स्टेबल बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी बोल देते हैं, यानी कि वो स्टेबल हो गया है। फिर क्लियर है, किसी भी एलिमेंट्स के जब आउटर मोस्ट शेल में, अब देखो इसकी सबसे पहली शेल कौन सी होगी K, दूसरी शेल कौन सी होती है L, तीसरी कौन सी है इसकी M। तो मैग्नीशियम की M शेल में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के L शेल में कितनी है, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है L है, तो इसके L में है 6। तो इसको 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 6, और इसको 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2। अब दो तरीके हैं, या तो ये 6 इस ऑक्सीजन से ले ले, या ऑक्सीजन को 2 दे दे। अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन को 2 दे देता है तो उसकी अगली शेल में कितने हो जाएंगी, फिर लास्ट शेल कौन सी हो जाएगी L वाली, और L में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8। तो बैलेंस हो जाएगी ना, स्टेबिलिटी आ जाएगी ना। तो इसको सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे कर ले और अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर ले। तो करता क्या है मैग्नीशियम, अपने लास्ट M शेल के इलेक्ट्रॉन को इसके L शेल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। यानी कि इसके M शेल से 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, ऑक्सीजन के L में जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जरूरत ऑक्सीजन को है और ये डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। भैया ये जब 2 डोनेट करेगा तो ये स्टेबल, ये जब 2 एक्सेप्ट करेगा तो ये स्टेबल। बात क्लियर होगी। तो यहां पर दोनों आपस में क्या करते हैं, एक रिएक्शन कर लेते हैं, एक चेंज करते हैं। चेंज का मतलब इन दोनों में क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर हो गई बात समझ में आ गई। दोनों में क्या होगा, चेंज होगा। अब चेंज का मतलब क्या हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर +2 आ जाएगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो इसके ऊपर -2 आ जाएगा। तो रिएक्शन हुई कि नहीं हुई भैया। Mg+2 कब बना, जब इसने क्या किए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। तो ऐसे लिखते हैं, देखो इसको Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो +2 बनाया, यहां लिख देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते हैं। अब ऑक्सीजन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो इसने क्या बना लिया O2 नेगेटिव। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, चार्ज भी बराबर होना चाहिए, चार्ज भी बराबर है तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे। तो इसलिए ये दोनों क्या बना लेते हैं, फिर MgO बना लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। यहां पर केमिकली चेंज हुआ कि नहीं हुआ, केमिकली चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। यहां पर ऐसा कुछ हो रहा है, क्या ग्लूकोज ऑक्सीजन को कुछ दे रहा है, क्या ऑक्सीजन ग्लूकोज वाटर कुछ ग्लूकोज को दे रहा है,
नहीं दे रहा है। मतलब ना ग्लूकोज वाटर को कुछ दे रहा है, ना वाटर ग्लूकोज को कुछ दे रहा है, दोनों ही पानी के अंदर, सॉरी ग्लूकोज पानी के अंदर खाली पड़ा हुआ है, तो उसको हम वहां से उठा के अलग कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। बट यहां पर ये पड़ा नहीं है, यहां पर ये दोनों आपस में केमिकली चेंज हो गए, इनमें आपस में रिएक्शन हो गई है, केमिकल चेंज यहां पर हो रहा है। समझ में आ गई बात? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नोट कर लिया? चलो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बोल लो या कुछ और बोल लो, इधर भी पार्टिकल लिख लेना, डज अंडरगो केमिकल चेंज। इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डज अंडरगो केमिकल चेंज, जिसमें पार्टिकल्स केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट करते हैं। और जब भी केमिकल चेंज होगा ना, तो फिर वहां पर उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। एक बात ये भी याद रखना आप लोग, इस केमिकल रिएक्शन में नोट कर सकते हैं, जैसे मैंने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया था, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मैंने बनवाया, मैग्नीशियम रिबन बोलना है इसको, ठीक है आप लोग, मैग्नीशियम रिबन प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो जो इनकी प्रॉपर्टीज होंगी ना, वो इनकी प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होंगी, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। यहां पर प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। बात समझ में आ गई बच्चे लोग? ठीक है बेटा, तो आपको मिक्सचर और ये समझ में आया, किस तरीके से हम लोग मिक्सचर को समझेंगे, किस तरीके से हम लोग केमिकल रिएक्शन को समझेंगे। ठीक हो गया? इतनी बातें क्लियर हो गई? चलो मिटोल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल रिएक्शन में दो चीजें आती हैं, एक आता है रिएक्टेंट, एक आता है प्रोडक्ट। ठीक है, हम कैसे पहचानेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, यह भी ध्यान देने वाली बात है। ध्यान से देखो, रिएक्टेंट क्या होते हैं, विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट बोल देते हैं। ठीक है, which formed in a chemical reaction, जो किसी केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होते हैं, बनते हैं, उनको हम बोल देते हैं प्रोडक्ट। ठीक, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, जैसे Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है, ये वाला एरो, ठीक है, ये एरो का है फ्रंट साइड। कौन सा साइड है, फ्रंट साइड। और ये कौन सा साइड है, बैक साइड। ठीक, तो हमेशा जो फ्रंट साइड होती है ना, उस साइड होता है प्रोडक्ट। फ्रंट साइड क्या होता है, प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट के, सॉरी, एरो के बैक साइड क्या होता है, रिएक्टेंट। ये याद रहेगा आप लोगों को। इस एरो के फ्रंट साइड क्या होता है, प्रोडक्ट, बैक साइड क्या होते हैं, रिएक्टेंट। बात क्लियर होगी? अगर मैं ऐसे लिखूं, PCl3 प्लस Cl2, ये PCl5 किस में टूटा, PCl3 प्लस Cl2 में टूटा। अब मुझे ये बताओ, इसमें प्रोडक्ट कौन सा है, रिएक्टेंट कौन सा है, गेस करो। देखो ये एरो, एरो का ये फ्रंट साइड, तो ये प्रोडक्ट, तो दिस इज प्रोडक्ट, और ये बैक साइड, तो दिस इज रिएक्टेंट। तो ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट हमेशा हमेशा ज्यादा मात्रा में होगा। ठीक है, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। बस आपने कैसे पहचानना है, आपने पहचानना है एरो से। अगर एरो आपको दिख रहा है, तो एरो आपको विजिबल हो रहा है, तो एरो का फ्रंट साइड होता है अपने पास, एरो का फ्रंट साइड अपने पास हो जाएगा प्रोडक्ट, और बैक साइड हो जाएगा रिएक्टेंट। ठीक है, बस हमने एरो को गैस कर देना है, बस एरो कहां पे लगा हुआ है। तो जिस साइड एरो, उस साइड प्रोडक्ट, जिस साइड बैक साइड जो एरो का होगा वो हो जाएगा रिएक्टेंट वाला। तो इतनी बात समझ में आ गई। रिएक्टेंट विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, और जो किसी केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होते हैं, जो बनते हैं, उनको हम बोल देते हैं प्रोडक्ट। दीज आर कॉल्ड दी प्रोडक्ट। ठीक है, उनको हम क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट बोल देते हैं।
इतनी बातें क्लियर होगी? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, एक और बात याद रखना कि रिएक्शन के अंदर दो तरीके के आपको साइन दिखाई देंगे। एक तो ये वाला दिखाई देता है और एक कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये इसका मतलब क्या हो गया? सपोज ए और बी ने रिएक्शन करी, बनाया ए बी। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि ये रिएक्शन एक ही डायरेक्शनल होगी। ये रिएक्शन सिर्फ इस डायरेक्शन पे जाएगी और इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं? फॉरवर्ड। यानी कि ये रिएक्शन कैसी है? सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन है। ये किस डायरेक्शन में जा रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। और जब ये एरो आपको दिखाई देगा ना, जिस रिएक्शन में आपको ये एरो दिखाई देगा, उस रिएक्शन को हम बोल देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि वो रिएक्शन फॉरवर्ड तो जाएगी, वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो जाएगी, वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो होगी, लेकिन वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएगी। तो जो रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आती, उनको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। राइट। नाउ नेक्स्ट, सपोज ए और बी को हमने रिएक्ट करवाया, बना ए बी, और आपको बीच में साइन ऐसा दिखाई दे, मतलब ऐसा साइन दिखाई दे, आधा इधर को और आधा इधर को। तो जो इधर को जा रहा है ना, ये ए प्लस बी से हमने ए बी बनाया, तो हमने क्या बोला? एक साइन इधर को गया है, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एक इधर को आ रहा है, इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड। तो इट मींस क्या हुआ कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रही है और बैकवर्ड भी आ रही है। मतलब ए और बी मिलकर ए बी बना रहे हैं, तो ए बी फिर से क्या बना दे रहा है? ए और बी बना दे रहा है। बात समझ में आ गई? ए बी मिलकर बना दे रहे हैं, ए और बी मिलकर बना रहे हैं ए बी, और वही ए बी फिर से टूट कर क्या बन जा रहा है? ए और बी बन जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? जो फॉरवर्ड भी जाती हैं, बैकवर्ड भी जाती हैं। जो फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में जाती हैं। मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी, आगे भी जाएगी और पीछे भी आएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन पे भी आएगी। तो दीज आर कॉल्ड द रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल समझ में आया, साइन कैसे होता है ये समझ में आया, और इसी को बच्चा हम लोग बोल देते हैं इक्विलिब्रियम। इसी को एक और नाम से जानते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। कोई आपसे पूछेगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, तो आप एक भाषा में समझाना। जैसे मेरे सामने कोई बच्चा खड़ा है या मेरे सामने कोई खड़ा है, मैं उसको एक झापट मारूं और वो भी मुझे तुरंत झापट मार दे, तो ये इक्विलिब्रियम होता है। मतलब जितनी स्पीड से मैंने मारा उतनी स्पीड से उसने भी मारा, मतलब रिएक्शन भी उतना ही फास्ट हुआ। एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर चल रहे हैं। ऐसा कब होता है? मैं किसी से लड़ाई करने जा रहा हूं भाई, मैं किसी को थप्पड़ मारूंगा तो वो मुझे थप्पड़ कब मारेगा? वो जब मेरे से कम पावरफुल होगा, या मेरे से ज्यादा पावरफुल होगा, या मेरे बराबर पावरफुल होगा। देखो, अगर कम पावरफुल होगा तो मैं तो उसको मार दूंगा, लेकिन वो मुझे रिप्लाई नहीं करेगा। अगर ज्यादा पावरफुल होगा मेरे से, तो मैं उसको मारूंगा ही नहीं। ऑब्वियस ही बात है, ह्यूमन नेचर, मैं उसको मारूंगा ही नहीं। तो मैं उसको कब मारूंगा? या तो जब वो छोटा होगा या जब मेरे बराबर होगा। अब छोटा होगा तो रिप्लाई तो करेगा नहीं। सपोज करो मेरे ही बराबर का है, हम लोग सेम एज के हैं, सेम क्लासमेट हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो मैंने उसको मारा, वो भी मुझे मारेगा, क्योंकि दोनों की एज क्या है? बराबर है। दोनों का मारने का दोनों की एज बराबर, दोनों की क्लास बराबर है, तो इसलिए दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में रिप्लाई दे रहे हैं। मतलब वो उसको मारा तो वो भी उसको मार रहा है, बिकॉज दोनों सेम एज के हैं। अब यहां फंडा क्या लगता है? रेट वाला फंडा लगता है। इससे यानी कि ए और बी जिस स्पीड से ए बी बना रहे हैं, और स्पीड को केमिस्ट्री में बोलते हैं बेटा रेट। क्या बोलते हैं? रेट। रेट का मतलब स्पीड होता है। ए और बी जितनी स्पीड से ए बी बनाएंगे, ए बी उतने ही स्पीड से क्या बनाएगा? ए और बी को बना देगा। ए प्लस बी, ये दोनों जिस स्पीड से, स्पीड का मतलब यहां रेट से होता है, यहां स्पीड और रेट एक जैसा ही होता है। ठीक है, स्पीड को केमिस्ट्री में रेट बोल देते हैं, बस हो गया, इतना अंतर समझ लो। तो ए और बी जिस रेट से ए बी को बनाएंगे, उसी रेट से ए बी क्या करेगा? ए और बी को बना देगा। तो दोनों की रेट क्या हो गई? बराबर। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? जब रिएक्टेंट और या एंड प्रोडक्ट की
जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की रेट क्या हो जाती है, रेट हो जाती है इक्वल। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रेट क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, उस स्टेट को हम बोल देते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, व्हेन दी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ साइड रेट्स आर इक्वल, दिस स्टेट इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट। बात क्लियर हो गई? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये बैकवर्ड डायरेक्शन। और जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन यानी कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में होती है। वो हमेशा किस में होती हैं? इक्विलिब्रियम में होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चलो इरेज करते हैं, समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, समझ में तो आना चाहिए, तभी तो इतनी जिद्दोजहद हो रही है। अच्छा, अगला पॉइंट देखिए बच्चे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। अच्छा, एक और पॉइंट देखो, केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन क्यों होती हैं, और केमिकल रिएक्शन कब होती हैं, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन कैसे होती हैं, हाउ। सो ये कुछ सवाल अपने मन में होने चाहिए, ये कुछ सवाल आपके मन में हमेशा रहने चाहिए। आप आपसे ये सवाल पूछें कि व्हाट आर केमिकल रिएक्शन, व्हाई आर केमिकल रिएक्शन, व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेसेस, हाउ केमिकल रिएक्शंस डिफाइन। मतलब केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो तो हमने बात कर ली है, तो मैं इसके ऊपर पॉइंट में नहीं जाऊंगा, ये तो हमने बातें कर ली हैं। केमिकल रिएक्शन क्यों होती हैं, केमिकल रिएक्शन क्यों होती हैं ये हम बात करेंगे। कुछ केमिकल रिएक्शन अपने आप होती हैं, ठीक है, सम केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस देमसेल्फ, मतलब वो खुद से होती है, वो खुद से हो रही है, उनको हम करा नहीं रहे, वो रिएक्शन अपने आप हो रही है। ठीक है, जैसे रस्टिंग हो गया, जैसे एग्जांपल ले लो, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये कुछ रिएक्शन अपने आप होती हैं यार, इनको हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन तो अपने आप हो रहा है ना, आयरन पे जंग तो अपने आप लग रही है, ठीक, तो वो अपने आप चलती है रिएक्शन। और कुछ रिएक्शन क्या होती है, हम जबरदस्ती करवाते हैं। सम रिएक्शन वी डू गेट डिजायर्ड द रिजल्ट। Some reactions we do get desired the result। कुछ रिएक्शंस को हम खुद करते हैं रिजल्ट्स को पाने के लिए या रिजल्ट्स को बनाने के लिए। जैसे कुछ रिएक्शन, जैसे अब सपोज करो यार, हमेशा केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, केमिकल रिएक्शन कहीं पर अपने आप होंगी, कहीं पर हम लोग खुद कराते हैं। जैसे मुझे पनीर चाहिए तो मुझे दूध को जबरदस्ती फाड़ना पड़ेगा, है ना, तो मैं जबरदस्ती वो रिएक्शन रिजल्ट कन्वर्ट करने के लिए करा रहा हूं, वो केमिकल चेंज मैं खुद करवा रहा हूं। तो कुछ रिएक्शन अपने आप, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन अपने आप हो रही है, कुछ रिएक्शन हम करवाते हैं, होती नहीं है, हम लोग करवाते हैं। ठीक है, हम लोग जबरदस्ती उसको करवा देते हैं। तो दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं। तो जो अपने आप हो रही हैं इनको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। भैया स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या हुई, आपकी बॉडी में चेंज आ रहा है, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप है, कोई कुछ नहीं करना है आपने। रस्टिंग हो रही है, अपने आप हो रही है, हमें कुछ नहीं कर रहे हैं उसमें, रस्टिंग हो रही है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप होती है, जिसको कराने के लिए कुछ नहीं चाहिए। रिएक्शंस विच टेक्स प्लेसेस देमसेल्फ, वो खुद से होती हैं। ठीक है, जो अपने आप हो रही हैं, अपने आप जो रिएक्शन होती हैं उनको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बात क्लियर होगी? अब इधर आ जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ये अपने आप नहीं हो रही हैं, इनको हम खुद करा रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। सो कुछ रिएक्शन तो अपने आप हो रही हैं जिनको हमने बोल दिया स्पॉन्टेनियस, कुछ रिएक्शंस अपने आप नहीं हो रही हैं, दीज आर कॉल्ड द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो क्यों रिएक्शन होती है, समझ में आ गया?
वाई केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेसेस, वाई कुछ तो स्पॉन्टेनियस होती है इसलिए अपने आप हो जाती हैं, कुछ होना नहीं चाहती हम लोग करवा देते हैं इसलिए होती है। ठीक है, वाई का आंसर मिल गया अपने को। अच्छा, वाई का आंसर मिल गया सर, स्पॉन्टेनियस होती हैं इसलिए हो जाती हैं अपनी आप ही, और कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस हम लोग चाहते हैं ना दूध को जबरदस्ती फाड़ देते हैं पनीर बनाने के लिए, दूध फाड़ देते हैं दूध को, फिर क्या करते हैं पनीर खाते हैं चाव से। तो नहीं बनना चाह रहा है दूध पनीर दूध को पनीर नहीं बनना है, लेकिन हम जबरदस्ती बनवा रहे हैं क्योंकि अपने को पनीर खाना है, आज मन भी कर रहा है खाने का, है ना। अच्छा, व्हेन कब होती हैं, व्हेन कब होती है भाई, जब नीड्स होती है। नीड्स का मतलब क्या हुआ, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, हमने बोला कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, तो इसको 2 देने की जरूरत है, ये 2 डोनेट करना चाह रहा है, और अब ये 2 डोनेट करना चाह रहा है तो इसको एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो 2 लेना चाह रहा हो, इसको एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जब 2 वो लेना चाह रहा हो। ठीक है, तो इसको 2 देना है, इसको 2 लेना है, इसलिए भी केमिकल रिएक्शन होती है। कहां पे होती है, व्हेन कब होती है, जब नीड होती है, जब स्टेबिलिटी कंप्लीट करनी होती है। सिंपल सा बोलो, ठीक है, कब होती है भाई, जब अपने को स्टेबिलिटी चाहिए हो, फॉर स्टेबिलिटी के लिए समझो, बस हो गया। स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया ना। आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। जिसके लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। ठीक है, एलिमेंट हैविंग द 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर लास्ट सेल elements having the 8 electron in their last cell called stable। ठीक है, या ऐसे लिख दो, called stable मत लिखो, will attain stability। ठीक है, मतलब कि एलिमेंट हैविंग दी 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर लास्ट सेल, जब किसी एलिमेंट्स के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, विल अटेन दी स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी को अटेन कर लेंगे, स्टेबिलिटी को गेन कर लेंगे ना। ठीक है, और इसी को हम बोल देते हैं ऑक्टेट रूल। दिस इज कॉल्ड दी ऑक्टेट रूल। जिसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। जैसे मैग्नीशियम का हमने देखा 2,8,2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो आप कितने हो गए, 8, तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। ये ऑक्टेट रूल है, जिसके आउटर मोस्ट में कितने हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या करने वाले हैं। अच्छा, हाउ हमने बता दिया। देखो, व्हेन कब होती है, जब स्टेबिलिटी चाहिए होती है, ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, स्टेबिलिटी चाहिए तभी होती है रिएक्शन। ठीक है, वाई क्यों होती है, क्योंकि कुछ स्पॉन्टेनियस होती है, कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस, इसलिए हो जाती है। हाउ कैसे होती हैं, वो तो हम पूरी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, पूरी केमिस्ट्री भरी पड़ी है उसके लिए। हाउ कैसे होंगे, तो पूरी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे उसको, तो डजेंट मैटर यार, यहां पे पढ़ने की जरूरत नहीं है अपने को। हाउ कैसे होती है वो बता दिया, वैसे होती कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे कहां जाते हैं, कैसे केमिकल चेंज होता है, वो सब बता दिया है। ठीक, और बाकी इसको केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ते रहेंगे। अब हाउ कैसे कैसे होती है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो केमिकल रिएक्शन की बातें हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, केमिकल रिएक्शन या इसको ऐसे लिखो, during the chemical reaction chemical change involved। थोड़ी लंबी हेडिंग बन गई लेकिन प्रॉपर तरीके से बनी है। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन के दौरान केमिकल चेंज इन्वॉल्व्स, कौन कौन से केमिकल चेंज होते हैं। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, यानी कि जब हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो बना MgO, बात क्लियर हो गई। मैग्नीशियम होता है सॉलिड फॉर्म में, ये होता है गैस फॉर्म में, और ये होता है सॉलिड फॉर्म में। तो अगर आपने किसी सॉलिड को किसी गैस से रिएक्ट करा तो क्या बना, सॉलिड बना। तो कौन कौन से चेंज यहां पर आए, आपने क्या चेंज देखे, देखो पहली चीज, एक तो जो चेंज आता है ना, स्टेट में चेंज आता है, चेंज इन स्टेट में चेंज आता है।
देखो ये दो अलग अलग स्टेट में थे, ये अलग स्टेट में आ गया, ठीक है। यहां पर तो आपको दिखाई दे रहा है सॉलिड गैस, लेकिन जब सॉलिड गैस को आपने रिएक्ट करवाया तो सॉलिड बना, तो चेंज में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो चेंज स्टेट चेंज हो जाती है। स्टेट क्या होती है, चेंज। स्टेट का मतलब क्या हो गया, स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। तो ये सब में चेंज आता है, सबको पता है, स्टेट चेंज हो जाती है। दूसरा क्या चेंज आता है जब केमिकल रिएक्शन होती है, तो कौन से केमिकल चेंजेस होते हैं, एक तो स्टेट चेंज होता है, चेंज इन कलर, कलर में भी चेंज आता है। अभी ये आपको यहां पर एग्जांपल देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे आपको इसके एग्जांपल बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे कि कलर में भी चेंज आता है। बात क्लियर हो गई। अच्छा, नेक्स्ट और क्या चेंज आता है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आ जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। गैस इवोल्यूट होती है, अगर आप चेंज की बात करोगे तो वहां गैस इवोल्यूट होती है, यहां गैस इवोल्यूट नहीं होती है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाता है, चेंज इन टेम्परेचर आता है, चेंज इन कलर आता है, चेंज इन स्टेट आता है, एज वेल एज चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, ठीक है। चेंज इन प्रॉपर्टीज हम लोग लिख सकते हैं, सो चेंज इन प्रॉपर्टीज। तो ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है। सो केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व्स लाइक change in state, change in color, change in temperature, change in properties and evolution of gas। क्लियर हो गया, ये सारे चेंजेस आती हैं, ओके, ठीक है सर। अच्छा, मुझे कुछ ऐसे एग्जांपल बताइए जो आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं और वो केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। केमिकल चेंज एग्जाम्पल इन डेली लाइफ। भाई डेली लाइफ में कौन कौन से केमिकल एग्जाम्पल के चेंजेस देखते हैं आप, या केमिकल चेंज के एग्जाम्पल कौन कौन से आपको देखने को मिलते हैं जहां पर आपको लगता हो कि यहां पर केमिकल चेंज हो रहा है। सबसे पहला एग्जाम्पल, सांस लेते हैं, सो रेस्पायरेशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। दूसरा, खाना खाते हैं, डाइजेस्ट भी करते होंगे, है ना, तो डाइजेशन हो गया अपने पास। तीसरा, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, खाना डाइजेस्ट करना हो, अपने को सांस लेना हो, ब्रीथिंग करनी हो, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल किसके हो गए, डेली लाइफ के एग्जांपल हो गए केमिकल चेंज के। नाउ नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही भी आप बनाते हैं, सो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हो गया अपने पास, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, डाइजेशन हो गया, रेस्पायरेशन होगी। तो आपको क्या बोलते हैं, ये जो जितनी प्रोसेस में आपने यहां पर लिखी हुई हैं, जितनी एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं, ये सब डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। ये सब क्या करते हैं आप डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक। क्लियर हो गया, बात क्लियर हो गई। तो ये 4 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक, रेस्पायरेशन, डाइजेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो दीज आर दी examples of chemical change in our daily life. Now next we will deal with the chemical equation. Now next point is chemical equation. तो chemical reaction समाप्त हुआ, chemical reaction समाप्त हुआ, chemical equation देखते हैं। अब रिएक्शन पढ़ लिया तो इक्वेशन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर रिएक्शन पढ़ लिया तो इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और केमिकल equation is a representation of chemical change in term of symbol and formula of reactant and product।
सो दिस इज द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हम लोग क्या बोलेंगे? और केमिकल इक्वेशन जाता है, केमिकल चेंज आता है, उसको जिनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, क्या समझ में आया? जो केमिकल रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के या प्रोडक्ट में जो केमिकल चेंज आता है, जो केमिकल चेंज आता है उसको जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। क्या समझ में आया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो केमिकल चेंज आता है, अब वो केमिकल चेंज किस में आएगा? केमिकल चेंज आएगा उनके सिंबल में और उनके फॉर्मूले में। क्लियर? तो जब कोई भी आप केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में केमिकल चेंज आते हैं। अब वो केमिकल चेंज किस में आते हैं? उनके सिंबल में आते हैं, उनके फॉर्मूले में आते हैं। तो सिंबल और फॉर्मूले में जो केमिकल चेंज आता है, उस केमिकल चेंज को जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन। सपोज मानो कि आपकी बॉडी में कोई चेंज आ रहा है, आपकी बॉडी में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। ठीक है, जब आप कोई रिएक्शन करते हैं तो आपकी बॉडी में चेंज आता है। तो आपकी बॉडी में जो चेंज आ रहा है, जैसे आपने गुस्सा किया, आपने कोई रिएक्शन करा, आपको गुस्सा आया, तो गुस्सा आया तो आप में केमिकली चेंज हुआ, तो उस केमिकल चेंज को हमने जिससे रिप्रेजेंट किया वो केमिकल इक्वेशन हो गया। बात क्लियर होगी? ठीक, अच्छा। दूसरी बात ध्यान से देखो, केमिकल इक्वेशन दो तरीके की होती हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन दो तरीके की होती हैं। एक अपने पास होती है स्केलेटल इक्वेशन, एक होती है अपने पास स्केलेटल इक्वेशन। ठीक, और दूसरी अपने पास होती है बैलेंस, और दूसरी अपने पास होती है बैलेंस इक्वेशन। क्लियर होगी? तो दो तरह की रिएक्शन अपने को देखने को मिलती हैं। एक देखने को मिलती है स्केलेटल और दूसरी देखने को मिलती है अपने पास, दूसरी अपने को देखने को मिलती है बैलेंस इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन हमने पढ़नी है यहां से, एक स्केलेटल और दूसरी पढ़नी है हमने बैलेंस इक्वेशन। ठीक हो गया? ठीक, तो एक तो स्केलेटल और एक बैलेंस। अब स्केलेटल और बैलेंस में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, स्केलेटल और बैलेंस में क्या डिफरेंस होता है? देखो, यहां पर इन विच नंबर ऑफ एटम्स इन reactant and product side are unequal, called, या इतना ही लिखो, इसको जगह भी नहीं है अपने पास। दूसरा, in which the number of atoms in reactant and product side are equal। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के एटम्स इक्वल हैं तो वो है बैलेंस इक्वेशन, और अगर अनइक्वल हैं तो इसको हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, मतलब जैसे Mg प्लस O2 इट गिव्स MgO। देखो यहां पर ऑक्सीजन कितनी है प्रोडक्ट में? प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितनी है? एक, और यहां पे ऑक्सीजन कितनी है रिएक्टेंट में? दो। तो यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम क्या है? अनइक्वल है। तो अनइक्वल का मतलब क्या हो गया? इसको हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। और अगर इक्वल होते, जैसे Mg प्लस O2 इट गिव्स MgO, यहां पे दो लगा दो, इधर 2 इधर भी 2, यहां दो मैग्नीशियम दो ऑक्सीजन, तो ये बैलेंस है। तो जहां पर नंबर ऑफ एटम दोनों साइड बराबर हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन, और जहां पर बराबर नहीं होते हैं उसको हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। सो राइट नाउ नेक्स्ट पॉइंट हटा दें। ओके,
अब हम बात करेंगे बैलेंसिंग इक्वेशन की, इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, और ये मे भी शायद आज का हमारा लास्ट पॉइंट होगा। अब हम लोग बैलेंस करना सिखाते हैं आपको, बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे, ध्यान से देखो कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे भाई। बैलेंस करने का तरीका क्या है अपने पास, बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी रिएक्शन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों किया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू मास लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, हमने क्लास 9th में एक टॉपिक पढ़ा था, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। हम लोग क्या बोलते हैं, मास इज नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। बोलते हैं मास इज नीदर बी क्रिएटेड, मास नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बोलते हैं। इस फंडे का मतलब क्या हो गया, यानी कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हम करेंगे उसमें नंबर ऑफ एटम क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम जो होते हैं या जो एटम्स होते हैं उनको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर या किसी भी केमिकल इक्वेशन में ना ही हम एटम्स को क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम एटम को डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, ठीक है। बट जो नंबर ऑफ एटम्स होती हैं वो इक्वल होनी चाहिए दोनों साइड, इसलिए हम किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। मास शुड बी इक्वल, मास इक्वल होना चाहिए, ठीक। मास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड, इन प्रोडक्ट साइड, ये बराबर होने चाहिए। अब हम बैलेंस क्यों करते हैं, वो लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग करते हैं, जो बोलता है कि मास नीदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मास इज नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। मास को नाम क्रिएट कर सकते हैं, नाम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन में हमको क्यों बैलेंस करने की जरूरत होती है, क्योंकि हम लोग क्या करना चाहते हैं वहां पे, हम लोग करना चाहते हैं दोनों को बैलेंस, यानी कि हम लोग करना चाहते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, दोनों को हम लोग क्या करना चाहते हैं, दोनों को हम लोग बैलेंस करना चाहते हैं। अब बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ तरीके यूज करते हैं। अब वो तरीके कौन कौन से होते हैं, देखो जरा कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे। उसके लिए हम एक तरीका यूज करते हैं, एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं हिडन ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं, हिडन ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको यहां से दो यूनिक तरीके बताऊंगा, एक तो आप नॉर्मली पढ़ते ही हैं, तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक और दो। एक मेरा खुद का होगा, दूसरा आप अपने स्कूल जैसे आपको स्कूल में बताते हैं बच्चे, टीचर्स लोग बताते हैं, वैसे आप लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं यहां से, हम सबसे पहले वही इक्वेशन ले लेते हैं, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ये सबसे पहली इक्वेशन थी, ये हमने बैलेंस नहीं करी थी, अभी इसको बैलेंस करते हैं। चलो चलो, एक तो हम टेबल से कर सकते हैं, मैं यहां पर टेबल बना लूं, देखो एक हमने टेबल बना ली। अब यहां पर मैं 3 हिस्से कर देता हूं, क्योंकि यहां पर एटम कौन कौन से देखो जरा, यहां पर एक है मैग्नीशियम, एक है ऑक्सीजन। पूरे रिएक्शन में कितने एटम्स हैं, दो ही तो हैं, एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन। तो मैंने इधर मैग्नीशियम लिख दिया और इधर ऑक्सीजन लिख दिया, और यहां मैंने लिख दिया रिएक्टेंट साइड और इधर मैंने लिख दिया प्रोडक्ट। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैग्नीशियम रिएक्टेंट में कितने हैं, एक, तो यहां पर एक लिख दो। मैग्नीशियम प्रोडक्ट में कितने हैं, एक, तो यहां भी एक लिख दो। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है, 2। ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कितना है, 1। तो ये तो बैलेंस लग रहे हैं मुझे। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे। याद रखना मल्टीप्लाई आगे होता है और कहीं छेड़ाखानी नहीं करेंगे हम लोग। 2 से मैंने आगे मल्टीप्लाई कर दिया, देखो हमने क्या किया, प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब ऑक्सीजन भी कितनी हो गई प्रोडक्ट में,
जितनी रिएक्टेंट के अंदर थी। प्रोडक्ट में कितनी ऑक्सीजन होगी, 2 1 2, यानी कि 2 ऑक्सीजन, यहां भी 2 ऑक्सीजन। अब लेकिन यहां पर मैग्नीशियम कितनी हो गई, 2 हो गई। अब प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितनी हो गई, 2 हो गई है, तो इसको चेंज कर लो, ये 2 हो गई है। अब यहां 2 करने के लिए क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 2 हो गया, 2 1 2, 2 1 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो अब बैलेंस हो गई। तो ये आपकी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। चेक कर लो, 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गई। एक तो सिंपल तरीका यह है अपने पास, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। देखो दूसरा तरीका जो अपने पास है वो कुछ ऐसा है, जैसे मैं मैग्नीशियम लिख दूं यहां पे और प्लस यहां पे ऑक्सीजन लिख दूं, बना क्या यहां से MgO। मुझे नहीं पता इसका बैलेंस इक्वेशन क्या है, सपोज हमें नहीं पता इसका बैलेंस इक्वेशन क्या है। अब हमको ये बैलेंस करनी है, तो हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, हाउ वी विल बैलेंस। थोड़े इंक भर लेते हैं। नाउ देखो, इसको लिख लिया। अब इनको सबसे पहले आप एक बॉक्स में ऐसे बंद कर लो। ये तरीका भी अच्छा है, लेकिन आप लोग इसको सीखो बस। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इसी तरीके से करो, लेकिन आपको तरीके पता होने चाहिए। इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। इतनी बात क्लियर हो गई। इसको हमने A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया। अब देखो जरा, मैग्नीशियम क्या है, A में है, तो मैग्नीशियम कितना भाई, A। यहां कितना है मैग्नीशियम, A की तो है, तो बराबर C। मैग्नीशियम को यहां हमने A माना रिएक्टेंट साइड पे, तो A बराबर यहां पर कितनी मैग्नीशियम, एक ही मैग्नीशियम है, और इसको हमने क्या माना था, C, तो A बराबर क्या हो गया, C हो गया, हो गया। अच्छा अब ऑक्सीजन को चेक करते हैं, O2 को। चलो ऑक्सीजन को चेक करते हैं। यहां पर कितनी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हमने B माना है, तो कितने ऑक्सीजन के आइटम्स हैं, 2, तो 2B हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2B इक्वल, यहां कितनी ऑक्सीजन, 1, तो 1C। बात समझ में आई, 2B बराबर C, यहां 2B बराबर क्या हो गया, C हो गया। यहां पर एक मैग्नीशियम, तो A मान लिया, उसको A लिख लिया मैंने। यहां पर एक मैग्नीशियम और इसको यहां पर C माना था प्रोडक्ट साइड पे, तो C, तो A बराबर C, जितने A उतने C, ठीक है। अब यहां पर ऑक्सीजन कितनी, B, ऑक्सीजन को B माना है, तो कितनी B हो जाएंगी, 2B, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, तो 2B बराबर C, क्योंकि यहां पर एक ही ऑक्सीजन है और जिसको हमने C माना है प्रोडक्ट साइड पे, तो 2B बराबर C। अब हम क्या करेंगे, अब किसी एक को हम 1 मान लेंगे। किसको 1 मानेंगे, जो दोनों में ज्यादा टाइम पे आया है। देखो यहां भी C आया है, यहां भी C आया है, तो लेट C इज इक्वल 1। C को क्या मान लें, 1 मान लें। जो आपको ज्यादा टाइम दिखाई दे रहा है उसको 1 मान लो, तो लेट C इज इक्वल 1। तो C इज इक्वल 1 हो गया, तो A की वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो A बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, और C बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ये दोनों वैल्यू तो निकल गई अपने पास, ये दोनों वैल्यू निकल गई, A और C की वैल्यू निकल गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमने, अब हमने वैल्यू निकालनी है B की। किसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालनी है B की। तो B की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो जरा, C बराबर 1 हो गया, तो 2B बराबर 1, तो B बराबर 1/2। क्लियर हो गया, B बराबर क्या आ गया, 1/2 आ गया। भैया हमने क्या बोला, किसी एक को आपने क्या मान लेना है, 1 मान लेना है। किसको 1 मानना है, जो सबसे ज्यादा संख्या में आपको दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा बार जो आपको दिखाई दे रहा है। मैग्नीशियम देखो, यहां भी C दिखाई दिया, यहां भी C दिखाई दिया। C मुझे 2 जगह दिखाई दे रहा है, A तो यही है खाली, B सिर्फ यहीं पर दिख रहा है मुझे, तो C मुझे 2 जगह दिखाई दिया, इसलिए लेट C इज इक्वल टू 1। तो C को मैंने 1 मान लिया, तो C 1 हो जाए तो A भी 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो C की वैल्यू 1 आ गई, A की वैल्यू भी 1 आ गई। अब B की वैल्यू निकालनी है, तो C की वैल्यू 1 रख दो, तो B बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब इसकी जगह पर इन वैल्यूज को रख दो, मैं इसको हटा देता हूं यहां से। बहुत ही इंटरेस्टिंग से, बड़ा मजा आता है इसको, मैथमेटिकल है पूरा। देखो तो A कितना आया था, A आया था 1, तो हम क्या लिखेंगे, 1 mg लिखेंगे। B कितना आया था, B आया 1/2, तो हम लिखेंगे प्लस 1/2 O2 गिव्स। C कितना आया, C भी 1 आया, तो 1 mgO। अब ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हमको फ्रैक्शन नहीं चाहिए, हमको होल नंबर चाहिए। ये फ्रैक्शन में आ रहा है, हमको नंबर्स में चाहिए। तो इस 2 को हटाने के लिए हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन में। तो पूरी इक्वेशन में हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 2 mg प्लस 2 इंटू 1/2 O2 गिव्स 2 mgO। अब इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब फिर से लिखो, तो क्या बचा, 2 mg प्लस O2 गिव्स 2 mgO। बैलेंस हो गई इक्वेशन, दिस इक्वेशन बैलेंसेस।
बोलो किसको समझ में नहीं आया? जिसको समझ में आया और जिसको मेथड अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि ये आपका तरीका बहुत अच्छा है, आप लोग यहां से कभी कंफ्यूज नहीं करोगे, ठीक है, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वो जो टेबल के थ्रू आप बनाते हैं वो भी अच्छा तरीका है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा रटा रटवाया तरीके जैसा लगता है, वो बच्चों को टीचर्स वगैरह रटा देते हैं, ऐसे कुछ ऐसे करो नंबर बराबर कर दो, तो थोड़ा सा ये आपका यूनिक है, इसको आप कर सकते हैं। सर ये तो आपने रटा होगा, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, टीचर्स हैं, एक को बना सकते हैं। मैं सर बहुत गंदे हैं, बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं, जादू को बोलते हैं ऐसे करो, मैं ऐसे नहीं करूँगा, मुझे बहुत गंदा लगता है। अच्छा गंदा लगता है, चलो एक और एग्जाम्पल उठा लेते हैं आपके लिए, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। P4 प्लस O2 इट गिव्स P2O5। ओके, दिस इज इन सॉलिड एंड दिस इज इन गैस एंड दिस इज इन सॉलिड, P2O5। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बच्चे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं ये सारे के सारे, सीबीएसई के सब एनसीईआरटी के उठा रहा हूं मैं। अच्छा इसको करें, इसके बाद एक और हम और करने वाले हैं, ध्यान से, टेंशन मत लो। इसको बैलेंस करते हैं, देखो जरा, इसको मैंने ए मान लिया, मैं दूसरी मेथड से कर रहा हूं, पहली मेथड तो आसान है वो तो आप कर सकते हो, इसका मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, बी, और इसको मैंने सी मान लिया। क्या हो गया, कैमरा बंद हो गया क्या? नो सर जी, बंद नहीं हुआ है, चालू है, वीडियोज ऑलमोस्ट 1 आवर्स की बन चुकी है। देखो ए बी सी, अब ध्यान से देखो बच्चे, फॉस्फोरस को मैं लिखता हूं, कितने हैं, P4 है, कितने हैं, P कितने हैं, 4 हैं, 4 P दिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे 4A, क्या लिखेंगे 4A, इसको हमने A माना था तो 4A, ठीक है। अब इनकी आप थोड़ी देर के लिए ना इनके स्टेट को भूल जाओ, इनके स्टेट की बात नहीं करते हैं अभी हम, स्टेट से आप लोग कंफ्यूज जाओगे, इसको A बोल लो, इसको B बोला हमने, इसको हमने C बोला, ठीक है। तो 4A, यहां पर P कितने हैं, 2 हैं, तो बराबर 2C, 4A बराबर 2C, ठीक है। यहां पर B ऑप्शन कितने हैं, 2 हैं, तो O लिखो और नीचे लिखो 2B बराबर, यहां पर कितनी ऑप्शन है, 5 हैं, तो 5C, 2B बराबर कितना आ गया, 5C आ गया। अब क्या बचा, खत्म, 2 ही तो हैं इसमें ऑप्शन, और जितने एटम हैं उतने ही लिखोगे, यहां पर एक ऑक्सीजन था, यहां पर एक फास्फोरस था, दोनों लिख लिए मैंने। अब किसी एक को 1 मान लो, या तो A को 1 मान लो, या B को 1 मान लो, या A B है, A और B में से किसी को 1 मान लो, जो ज्यादा टाइम आ रहा है, A B C 3 है, A B C, तो तीनों में से किसी एक को 1 मान लो जो आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो C मुझे 2 जगह दिखाई दे रहा है, तो लेट C इज इक्वल 1, C को क्या मान लिया, 1 मान लिया, तो C को 1 मान लिया, तो यहां से A की वैल्यू निकल जाएगी, ध्यान से देखो, 4A बराबर आ गया 2 इंटू 1, क्योंकि C 1 हो गया, तो A बराबर क्या आ गया, 2/4, A बराबर क्या आ गया, 2/4। अब यहां से B भी निकल जाएगा, B कैसे निकालेंगे हम, देखो जरा, B कैसे निकालेंगे, 2B बराबर 5 इंटू 1, क्योंकि C की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो B बराबर कितना आ गया, यहां से B बराबर आ गया 5/2, 5/2 आ गया 5/2, क्लियर हो गया। अब C हमको पता है, C 1 है, A हमको पता है, B हमको पता है, A B C तीनों पता लग गए, लिख लो ऊपर, लिख लो, अब लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो A कितना था, A था बच्चे 2/4, तो 2/4 P4 लिखेंगे इसको, ठीक है, प्लस B कितना था, B था अपने पास 5/2, सो 5/2 O2 हमने लिखा। अब P2O5 कितना आया, यानी कि C था, C कितना था 1, तो इसको हम P2O5 ही लिखेंगे। अब फ्रैक्शन को हटाना है, क्या करें कि नीचे से 4 भी हट जाए, 2 भी हट जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरे में क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो जरा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 2 बार चले जाएगा, ठीक है। देखो जरा क्या होगा अपने पास, ऐसा कुछ होगा, देखो जरा, 4 इंटू 2/4, यानी कि 4 से 4 कैंसिल हो गया, और P4 प्लस ये कितना आया, 4 5/2 O2 एंड 4 P2O5 आ गया, तो ये 4 1 जा 4 हो गया, और ये 2 2 2 जा 4 हो गया। अब लिखो एक साथ, तो ये आ गया 2P4, क्योंकि ये तो 1 हो गया ना, तो 1 इंटू 2 2, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 2P4 आ गया, प्लस 5 2 जा 10, तो 10 O2 आ गया, और ये आ गया 4 P2O5, बैलेंस हो गई रिएक्शन।
P4 मतलब 4A बराबर हो गया अपने पास 2C, ठीक है। इधर 2B बराबर 5C, ठीक है। तो यहां पर हमने A की वैल्यू निकाली, A बराबर आ गया 2/4। तो एक काम करो ना, इसको यहीं पर काट लो पहले, ये और छोटा हो सकता है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1/2 कर लो इसको, हाँ ठीक है, इसको 1/2 कर लो। ये इक्वेशन आपको बैलेंस कुछ और दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने छोटा नहीं किया था, इसको बैलेंस नहीं किया था। तो एक काम करते हैं, इसको फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, लेकिन अगर आपके यहाँ पर जो फ्रैक्शन है वो कट रहे तो काट लो। अब लिखो जरा, देखो अब कुछ और आएगा बैलेंसिंग इक्वेशन, ठीक है। तो जो आपके फ्रैक्शन आ रहा है उसको काट लेना, वो काटे नहीं है तो उसको देख लेना अच्छे से। अब देखो कितना आया, A कितना आया 1/2, तो 1/2 P4, 1/2 P4 प्लस ऑप्शन B कितना आया 5/2, 5/2 O2, ठीक है। दोनों ही सही है, लेकिन अगर आपका छोटा हो रहा है फ्रैक्शन तो उसको छोटा कर लो। मेरा छोटा नहीं हो रहा था, मैंने किया नहीं, ठीक है, ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। अब 2 को हटाना तो दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 × 1/2 P4 प्लस 2 × 5/2 O2 एंड 2P2O5। तो ये 2 से 2 कटा 1 आ गया, 2 से 2 कटा 1 आ गया, तो कितना आया P4 प्लस 5O2 गिव्स 2P2O5। दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। वो भी सही है, लेकिन हमने वहां पर फ्रैक्शन नहीं किया, तो हो सकता है कि आपका थोड़ा सा आंसर ऊपर नीचे चला है, तो ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए। ये याद रखिएगा कि अगर आपका फ्रैक्शन कहीं पर छोटा हो रहा है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पर 2/4 था, तो ये छोटा हो सकता है फ्रैक्शन। तो अगर कहीं पर फ्रैक्शन छोटा हो रहा है तो उसको आप छोटा कर सकते हैं, ये एक तरीका है करने का। आई बात समझ में? ये एग्जाम्पल समझ में आया? एक और करते, हटा दें इसको, चलो। फिर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जो आपने खुद करना है। MgO plus C is gives Mg plus CO। इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, इसको मान लो D, ठीक है। तो Mg को लिखते हैं, सो यहां पर Mg कितना है 1 है, तो A बराबर कितना आ गया, वहां पे Mg कितना है 1, तो A बराबर C हो गया, A बराबर C, ठीक है। अब लिखते हैं किसको, कार्बन को। कार्बन यहां पर क्या है B है, तो B बराबर कितना हो गया, यहां पर कितने कार्बन है 1, तो B बराबर आ गया D, ठीक है। और क्या बचा, ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन को हम लिखते हैं, कितने एलिमेंट है चेक कर लो, ऑक्सीजन है, कार्बन है, और तो कुछ नहीं है ना, मैग्नीशियम है, 3 है, 1 2 3। तो ऑक्सीजन यहां पे कितना, देखो A, और वहां पर ऑक्सीजन कितना 1, तो A बराबर D। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारे लिख लिए हमने, सारे लिख लिए। अब किसी एक को क्या मान लो, D को मान लेते हैं। देखो D में 2 जगह आ रहा है, D, A भी आ रहा है, तो मैं A को मानना, चलो लेट A इज इक्वल 1, A को 1 मान लेते हैं। तो अगर A 1 हो जाएगा तो D भी 1 हो जाएगा, तो A और D तो क्लियर हो गए 1 1, A और D तो क्या हो गए, क्लियर हो गए 1 1। तो C भी क्या हो गया, C भी 1 हो गया भाई, C भी तो 1 हो गया, देखो बराबर है, और B भी 1 हो गया। अरे तो ये तो बैलेंस इक्वेशन है, फिर इसका मतलब दिस इज बैलेंस इक्वेशन। क्या सब में 1 1 आ गया भाई, तो सबकी वैल्यू 1 आ गई, तो 1 1 1 1, इस मीन से बैलेंस इक्वेशन है पहले से ही। चेक कर लेते हैं, MgO plus C इट गिव्स Mg plus CO। एक बार टेबल से चेक कर लेते हैं, 1 Mg, ठीक है, यहां भी 1 Mg और यहां भी 1 Mg, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट साइड हो गया। एक बार टेबल से चेक कर लो, तो यहां भी 1 यहां भी 1, ठीक है, बैलेंस है। यहां ऑप्शन कितना, यहां ऑप्शन है 1, वहां कितना 1, ठीक है। कार्बन कितना है 1, कितना है 1, अरे तो पहले से ही बैलेंस इक्वेशन है, ये तो पहले से ही बैलेंस इक्वेशन है। तो देखो हमको इससे भी पता लग गया कि ये पहले से ही बैलेंस है, क्योंकि यहां पर 1 1 1 1 1 1 आ रही है, सबकी वैल्यू 1 आ गई थी, तो इसका मतलब रिएक्शन क्या थी, बैलेंस थी, ठीक है। आई बात समझ में? चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, और ना आए तो फिर अगली क्लास में हम इसको जरूर बताएंगे। तो आज ये पॉइंट यहीं पर खत्म होते हैं हमारे, बैलेंसिंग तक ही आज हम लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। चलो होमवर्क है, होमवर्क अपने पास है, Fe प्लस O2 गिव्स Fe3O4 प्लस, यहां पर H2O ले लो, प्लस H2,
ये आपने बैलेंस करनी है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। आई होप क्लास 10th को ये लेक्चर अच्छा लगेगा और कुछ चीज़ें आपने यहाँ से सीखी होंगी ज़रूर। आगे आने वाले लेक्चर में और कोशिश की जाएगी कि कुछ चीज़ें और इम्प्रूव हों। इम्प्रूवमेंट देखो, नॉलेज इम्प्रूवमेंट जो होनी चाहिए वो टेक्निक्स में होनी चाहिए कि किस तरीके से बच्चे तक डिलीवर करना है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जितने भी मेरे 10th क्लास के मेरे व्यूअर्स हैं, जितने मेरे सपोर्टर्स हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे क्लियर कर दें एक चीज़ कि कैसा लगा वीडियो और क्या कंटेंट सही था, मटेरियल सही था, आप लोगों को पसंद आया और कुछ चीज़ें आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी या नहीं थी। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ध्यान रखिएगा।